हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस टाइप का बिहेवियर शो करता है। हमारे पास तीन टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है डायामैग्नेटिक, दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास पैरामैग्नेटिक और तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। तो जब भी हम एलिमेंट को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो तीनों टाइप की प्रॉपर्टी में से कोई सी भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन शो करता है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड नहीं होते लेकिन अट्रैक्शन शो करते हैं। और पैरामैग्नेटिज्म का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है फेरोमैग्नेटिज्म, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। उसके जो फिजिक्स में हमारा चैप्टर है 5th चैप्टर, उसी में भी पैरा और डाया फेरो इनके बारे में हमें पढ़ने में डिटेल में मिलेगा। ठीक है गाइस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे बनते हैं, तो इनके पास क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो वो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारे क्या रहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेंगे। अब इसी में एक टर्म आती है हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट हमें बताता है किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी वो कितना ज्यादा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक है, वो हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n+2 रूट के अंदर n+2। n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा मैंगनीज होता है तो मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर रखेंगे 5+2 हमारा 7 हो गया, 7 5 35, तो म्यू इक्वल हो गया रूट के अंदर 35। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जो वैसे ही हमें पता चल जाएगा, थोड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाला। तो 35 हमारे पास रूट के अंदर आया है। अब हमें देखना है कि इससे थोड़ा सा आगे जाने पर हमें कौन सी कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू मिलती है। जैसे कि 35 के बाद अगर हम जाते हैं तो 36 हमें कंप्लीट वैल्यू मिलती है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, तो इसका मतलब 35 5.9 समथिंग का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या मिल जाएगा, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है। यहाँ पर भी समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई सब्सटेंस है जिसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 + 2 हमारा 5 होता है, 5 3 15, तो रूट के अंदर हमारा गया 15। अब 15 से आगे चलते हैं, 16 हमारा कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, तो ये हमारा क्या होगा, 3.9 समथिंग होगा। अब एक बात और आपने नोटिस की कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के अप्रोक्सीमेटली हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 5 था तो 5.9 समथिंग। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कलर्ड कंपाउंड्स, यानी कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं, डी ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं। अब वो ट्रांजिशन क्यों शो करते हैं वो हम 5th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी सब्सटेंस है जो हमारा
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, एक हमारा कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स से ही होता है मैक्सिमम, और एक हमारा लिगेंड होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी हमारा लिगेंड है Cn-, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो हमारा आयरन है उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये लिगेंड इस पर अटैक करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और जब ये रिपल्शन होगा तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, जैसे 5 हमारे पास पार्ट होते हैं, तो डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। ये जो आगे के हमारे 2 पार्ट हैं ये अलग हो जाते हैं, और ये पीछे के 2 पार्ट अलग हो जाते हैं। ये जो हमारे 2 पार्ट होते हैं उनके पास रिपल्शन ज्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि हमारा ये जो ऑर्बिटल है ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर होता है हमारा 2 पार्ट हमारे यहाँ पर और 3 पार्ट यहाँ पर आ जाएंगे। इसे हम कहते हैं Eg और इसे हम कहते हैं T2G। ये हमारा होता है हायर एनर्जी लेवल और ये हमारा होता है लोअर एनर्जी लेवल। तो जब भी यहाँ पर ये एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड क्यों हुआ, क्योंकि इसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली। अब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो हमें विजिबल एरिया में ये लाइट देखने को मिलेगी, और वही क्या होता है, कलर होता है। जैसे वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग जब कर रहे हैं हम तो वहां पर कुछ चिंगारी निकलेगी, उसका कुछ कलर होता है, तो वही क्या होता है, हमारा कलर होता है। आयरन होता है वो वेल्डिंग में, आयरन हमारा क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने बात समझ ली कि कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। अब वो कलर की लाइट जो उन्होंने एब्जॉर्ब की है वो ही कलर की लाइट वो नहीं शो करते हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लाइट का कलर शो करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक छोटा सा समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। हमारे रेनबो के कलर को हम कैसे याद करते हैं, विबग्योर, तो आई को हटा देते हैं, विबग्योर, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, जो सामने जो हमें कलर दिख रहा है उसको इस तरह से मैच कर देंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब लाइट ने हमारी ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब की तो ऑरेंज कलर की लाइट वो शो करेगा। अगर उसने ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब की तो वो रेड कलर की लाइट शो करेगा। ऑल्दो वो वायलेट भी शो कर सकता है ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करने पर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये हमने एक समझने के लिए बना दिया कि जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पूरा चैप्टर ही 5th चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि वो क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, FeCN6 हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जिनमें एक सेंट्रल मेटल एटम जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, और ये जो CN6 दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला सब्सटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे ये बनाते हैं। इसके बाद कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ गुड कैटलिस्ट भी एक्ट करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं। उनके पास प्रॉपर्टी होती है, उनके पास डी ब्लॉक एलिमेंट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो चाहे अपनी मर्जी से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं, तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। बहुत सारे जैसे हेबर प्रोसेस हो गया और भी प्रोसेस हमारी होती हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें कैटलिस्ट की तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। इसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। जो हमारा मेटल होता है, जैसे कि मेटल की ये लेटिस हो गई, तो यहाँ पर ये जो गैप है मेटल की लेटिस है, यहाँ पर कुछ जो हमारे हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आकर फंस जाते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड बना है, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है गाइस, जैसे कि आयरन के साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड Fe3H, ये हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया। टाइटेनियम के साथ कार्बन जुड़ गया तो वो हमारा मैंगनीज।
के साथ हमारा नाइट्रोजन जुड़ गया तो वो भी हमारा क्या हो गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया। अब ना ही इन्हें हम आयोनिक कह सकते हैं, ना ही कंप्लीटली इन्हें हम कोवेलेंट कह सकते हैं। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ये जो इनमें से कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो डायमंड जितनी हार्डनेस को भी अचीव कर सकते हैं। और साथ ही क्या होता है, इसमें और भी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय हमें पता ही है कि मिक्सचर, जब भी हम दो एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो एक नया एलिमेंट हम बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर और जिंक को मिलाकर, कॉपर प्लस जिंक को मिलाकर हम ब्रास बना सकते हैं, है ना गाइस। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट, इनसे हम स्टील, स्टेनलेस स्टील, इस तरह से और भी जो हमारे मटेरियल होते हैं वो बना सकते हैं। कॉपर प्लस टीन से हम क्या बना सकते हैं, ब्रॉन्ज बना सकते हैं, और ये बहुत ही यूजफुल मेटल्स हमारे लिए होते हैं। तो अलॉय फॉर्मेशन भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट से कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार क्विक रिविजन देख लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, 3 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। कलर्ड कंपाउंड से बनाते हैं क्योंकि डी ट्रांजिशन इनमें होता है, डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और एज अ सेंट्रल मेटल आयन ये एक्ट करते हैं। इसके बाद कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड यानी कि मेटल की लेटिस में कुछ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं तो वो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। अलॉय फॉर्मेशन यानी कि इनको मिक्स करके एक नया यूजफुल मेटल हम बना सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।